Good afternoon, students. Welcome to online classes of Shri Ram College. I am your mathematics lecturer. तो हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे थे। जैसे कि इसके हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं। हमने क्या क्या देखा? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा वेक्टर एंड इसकी डेफिनेशंस एंड स्केलर, जो कि ये डेफिनेशंस तो हम यूजुअली 11th-12th में करके ही आए हैं। हमें पता है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। बस हमने लेक्चर्स में थोड़ा रिकैप किया है उनको, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को पता है हम भूल जाते हैं, तो हमें बारी बार उसको रिवाइज करना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपसे सजेशन भी दूंगी कि आप साथ के साथ उसको रिवाइज करते रहिए। जो क्लासेस आपकी चल रही है ये आपको आगे जाके हेल्प देगी। एंड इवन इसमें आपको इकट्ठा बर्डन नहीं होगा, ऐसे स्टडी बोझ नहीं लगेगी कि हाँ हमें बोझ लग रही है कि हाँ नहीं होता। इवन धीरे धीरे करते जाओ, वो है ना चलते चलते रे मना, वैसे ही उस टाइप से। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करना है। सो हमने वेक्टर की डेफिनेशन देखी। वेक्टर में हमने क्या देखा कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है वो होते हैं वेक्टर। एंड स्केलर में क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे स्केलर का हमने एग्जांपल लिया टेम्परेचर, एंड वेक्टर का एग्जांपल लिया था विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट हमने देखा कि स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर फंक्शन। स्केलर फंक्शन में क्या था? फंक्शन हमें पता है, फंक्शन का डोमेन होता है। अब जैसे कि जो हमने फंक्शन लिया, स्केलर फंक्शन लिया अगर हमने f ऑफ t, उसके अंदर डोमेन लिया हमने सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसके हर एक एलिमेंट के लिए जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आएगी, अगर वो स्केलर क्वांटिटी हो रही है तब तो हम कहेंगे कि वो स्केलर फंक्शन है। एंड अगर डोमेन की हर वैल्यू के लिए जो क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तब हम कहेंगे कि वो वेक्टर फंक्शन है। एंड इसके बाद हमने देखा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वैसे तो हमने ये 11th-12th में किए हैं, बट उसमें हमने फंक्शन से रिलेटेड किए हैं। अब इसमें हम वेक्टर फंक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, तो अब सारा वर्क हमारा ओनली वेक्टर पे ही है। स्केलर की बात करेंगे बट बहुत कम होगा, मेनली हमारा वर्क है जो वेक्टर पे है। तो वेक्टर के लिए हमने क्या करना है? इसकी लिमिट की डेफिनेशन देखी थी हमने। लिमिट में हमने क्या किया? कोई फंक्शन था f ऑफ t, वेक्टर फंक्शन है, उसकी लिमिट t इज इक्वल टू t0 पर क्या होगी? l। ये लिमिट शो करते हैं f ऑफ t की t0 पर। t0 कोई भी पॉइंट हो सकता है, मतलब डोमेन का है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब लिमिट कब होगी? लिमिट की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? f ऑफ t की l लिमिट कहलाती है t इज इक्वल टू t0 पर। जब अगर हम कोई भी छोटे से छोटा नंबर एप्सिलॉन लें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके संगत हमें एक छोटा नंबर डेल्टा मिल जाए, डेल्टा एग्जिस्ट हो, विद्यमान हो, कि मोड ऑफ t माइनस t0 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, लेस देन इज इक्वल टू डेल्टा, इम्प्लाइज f ऑफ t माइनस l मोड स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। मतलब कोई भी एप्सिलॉन की कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा कि अगर ये कंडीशन हो रही है हमारी t0 के, जो t की t0 की डिस्टेंस है वो डेल्टा से छोटी है, तो f ऑफ t की l से डिस्टेंस कितनी होगी? एप्सिलॉन से छोटी होगी। मतलब जैसे जैसे हम कहेंगे जो t था, t0 इसके पास जा रहा है, वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि f ऑफ t l की तरफ जा रहा है, एंड उसके बीच में भी छोटी से छोटी डिस्टेंस मिल जाएगी। ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी में हमने क्या करते हैं? लिमिट ऑफ t इज इक्वल टू t0, f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t0। मतलब जो कंटिन्यूटी में है
हम टी नोट पर फंक्शन की वैल्यू उसकी लिमिट के इक्वल होगी तब हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। जो वेक्टर फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। ये हमारी कंटिन्यूस, इसमें भी जैसे हमने ये किया वैसे ही चाहे एप्सिलॉन कितना भी छोटा क्यों ना हो उसके संगत हमें एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा कि जैसे जैसे मोड ऑफ टी माइनस टी नोट 0 से बड़ा होगा एंड लेस देन डेल्टा, डेट इम्प्लाइज एफ ऑफ टी माइनस एल स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारी हो गई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। मतलब जैसे जैसे ये टी नोट के पास जाएगा एफ ऑफ टी किसके पास जाएगा, सॉरी एफ ऑफ टी जाएगा एफ ऑफ टी नोट के पास, मीन्स उसकी डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी होगी। एफ ऑफ टी की एफ ऑफ टी नोट से डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी होगी। ये हमारी थी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने देखा था डेरिवेटिव मिस अवकलज फंक्शन का। उसके लिए हमने क्या देखा था, डी आर अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल आर डिवाइड्स डेल टी। इस ये मीन्स जो डेल आर डिवाइड डेल टी की है, जब उसकी लिमिट निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगी, आर के डेरिवेटिव के इक्वल। आर कोई भी फंक्शन वेक्टर फंक्शन है, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब जो हमारा डेल्टा टी था कितना भी छोटा सा नंबर हो सकता है वो 0 की तरफ मूव कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। एफ ऑफ हमारा आर क्या था, एफ ऑफ टी किसका फंक्शन था, टी का, तो एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन में डेल्टा टी। आर वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स अवकलज निकालने के लिए हम फंक्शन था उसके अंदर जो टी चेंज हो रहा है वो चेंज माइनस ओरिजिनल फंक्शन अपॉन में जो चेंज हो रहा है डेल्टा टी, एंड इस पूरे की लिमिट निकालते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये हमारा हो जाता है अवकलज किसका, वेक्टर का। ओके, जिसे हमने एक तो हमारा मेथड ये हो गया, सॉरी वेक्टर का अवकलज निकालने का। अब हमारा दूसरा मेथड हम देखते हैं, घटकों के पदों में सदिशों का अवकलज। या जो वेक्टर फंक्शन होंगे हमारे वेक्टर फंक्शन, उनका हमने निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है घटकों मीन्स उसको फैक्टर करके। जैसे कंपोनेंट हमने क्या देखा था, कोई फंक्शन है आर वेक्टर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस ऐसे मत मान लिए। हमने देखा था कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, कैसे, f1t आई कैप प्लस f2t जे कैप प्लस f3t के कैप, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब कंपोनेंट इसके 1 2 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ टी था, अब हमने लिया हम एक फंक्शन आर वेक्टर। अब हमने ये भी देखा था कि 3 फंक्शन होते हैं, 3 कंपोनेंट, आई कैप किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जे कैप किस डायरेक्शन में, वाई कैप डायरेक्शन वाई में, एंड के कैप किस डायरेक्शन में होता है, जेड डायरेक्शन में। आई कैप, जे कैप एंड के कैप,
ये 3 होते हैं हमारे, मतलब किसी फंक्शन को 3 कंपोनेंट में लिख सकते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। तो हमने एक वेक्टर लिया r वेक्टर, उसको हमें लिखना है 3 कंपोनेंट। जैसे हमने लिखा x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। ओके, ये हमारा क्या था, r वेक्टर और x y z कंपोनेंट्स उसके। और x जो है किसका फंक्शन है ये, जैसे हमें f1 था t का फंक्शन, जिसका फंक्शन ये था उसी का फंक्शन ये था। तो और जहाँ हमारा यहाँ पे x है वो भी किसका फंक्शन है, t का। या इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख भी सकते हैं, x t का फंक्शन है कि अच्छे से हमें पता चल जाए, y t का फंक्शन है एंड z भी t का फंक्शन है। और जो r को हम लिख सकते हैं, नाम दे देंगे अगर f ऑफ t, या r, इसका मतलब पता चल रहा है r किसका फंक्शन है, t का। अब हमें क्या देखना है, जैसे हमने r वेक्टर लिया, उसके अंदर कितना छोटे से छोटा चेंज करें, हमने लिया डेल्टा r वेक्टर, चेंज किया उसके अंदर, मतलब स्वेश लघुवृद्धि करनी है, मीन्स आर्बिट्रेरी कितना भी स्मॉलेस्ट नंबर हमने, जैसे कि ये इतना था, यहाँ से थोड़ा सा आगे ऐड किया है इसके अंदर हमने, ये पॉइंट था तो यहाँ से इतना मूव किया है, मतलब जैसे कि 1 के अंदर 0.001 ऐड किया है, ऐसे ही जैसे r के अंदर आर्बिट्रेरी है स्मॉल लघुवृद्धि डेल्टा r। अगर r के अंदर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पूरा फंक्शन था, पूरे फंक्शन में हो रही है कुछ ना कुछ वृद्धि, मतलब x के अंदर भी होगी, y के अंदर भी होगी, z के अंदर भी होगी, तभी तो उस पूरे फंक्शन में होगी। जैसे कि हमने लिखा 6, मान लो हमने उसको कर 6 नहीं, चलो हाँ 6 ले लो, चलो हमने किया 3 + 3 में डिवाइड कर दिया 6 को। अब हमने क्या किया 7, 6 से कितनी वृद्धि हो रही है इसकी, 1। 6 के अंदर कुछ ऐड करेंगे तब 7 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐड किया, तो इसका मतलब इसके अंदर और इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, तभी तो हमें 7 मिलेगा। या 8 मान लो, 8 मतलब 3 से अगर हमने ऐड किया, 3 के अंदर 1, इस 3 के अंदर भी 1, मतलब 4 + 4, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐड हुआ एंड इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐड हुआ, तभी पूरे के अंदर ऐड हुआ। अब कोई कहेगा नहीं मैं तो अकेला इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, हाँ ठीक है वो भी कर सकते हैं हम, बट हमारा जो ये फंक्शन है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है, x डायरेक्शन में y और z, तो हर में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। हो सकता है किसी डायरेक्शन में, ये भी हो सकता है कभी कि इसी में कुछ भी वृद्धि ना हो, सिर्फ इसी में हो, बट हम जनरल केस लेके चलते हैं कि मतलब सब में ही वृद्धि हो रही है थोड़ी थोड़ी। ओके, जैसे r में वृद्धि होगी डेल्टा r, x में होगी डेल्टा x, y में वृद्धि होगी डेल्टा y मान लिया, z में मान लिया डेल्टा z। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, r + डेल्टा से r में वृद्धि करी डेल्टा r, x में कितनी थी डेल्टा x, x + डेल्टा x i कैप, y में कितनी वृद्धि करी हमने डेल्टा y, तो हमने लिखा y + डेल्टा y। z में कितनी वृद्धि करी डेल्टा z, k कैप। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया x i कैप कर दिया, y j कैप कर दिया, मतलब पहले x i कैप को इकट्ठा लिख दिया, y j कैप को लिख लिया एंड z k कैप को लिख लिया। उसके बाद हमने लिखा डेल्टा x i कैप, डेल्टा y j कैप एंड डेल्टा z k कैप लिख सकते हैं। मतलब मैं लिखा तो पूरा वही है, बस उसको हमने आगे पीछे घुमा फिरा के लिख दिया।
उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडिशन तो सेम ही रहेगा। ओके, अब हमारा ये क्या था, जो r प्लस डेल्टा r लिखा हमने, वेक्टर डिनोट कर लो चाहे इसको, ये क्या था हमारा r है, ये r वेक्टर ही था, हमने लिखा इसको r वेक्टर, एंड ये एज इट इज डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा जेड के कैप, और यहाँ पर r वेक्टर प्लस, डन। तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इधर से, और ये क्या बचा, डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, एंड डेल्टा जेड के कैप। अब हमें क्या निकालना है, अवकलज। अवकलज के लिए हमने क्या किया था, हमने किया था डी आर वेक्टर का अवकलज निकालने के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल आर डिवाइड्स डेल टी। तो डेल आर डिवाइड्स डेल टी करना है, उसकी लिमिट निकालनी है। इसका मतलब इसके अपोन में भी अपने क्या करना है, डेल टी, एंड इसकी हम लिमिट निकाल देंगे। लिमिट कर रहे हैं, पहले क्या किया, अपॉन डिवाइड कर दिया डेल्टा टी से, उसके बाद उसकी लिमिट ले ली। तो हम ये लिख सकते हैं, जे कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा जेड डिवाइड्स डेल्टा टी के कैप लिख सकते हैं। अब हमारा ये जो था, ये इसको तो हम लिख देंगे डी आर डिवाइड डी टी। अब इसको क्या लिखेंगे, जैसे हमने इसको लिखा था लिमिट, इसकी लिमिट को डी आर डिवाइड डी टी, इसकी लिमिट को हम लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइड डी टी, इसको लिख सकते हैं डी वाई डिवाइड्स डी टी, आई कैप साथ में आएगा, जे कैप, एंड यहाँ पर के कैप। जैसे इसको हमने लिखा डी एक्स डिवाइड डी टी, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव में एक्स, जैसे एक्स वेक्टर था उसका डेरिवेटिव करना है, डी वाई डी टी किसके डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते थे, किसी आर वेक्टर का डेरिवेटिव करना है, तो डी आर डिवाइड डी टी किसके इक्वल, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डी आर डिवाइड्स डी टी। वैसे ही यहाँ पर इसको करना है, यहाँ पे भी हर जगह ये वेक्टर लगा लो चाहे, क्योंकि वही है, फिर हमें कंफ्यूजन ना हो, ताकि हमें पता चल रहा है कि ये वेक्टर फंक्शन है हमारे। अब इसके डेरिवेटिव करने के लिए हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा एक्स डिवाइड डेल्टा टी करते हैं, वही हमारी पुरानी वाली डेफिनेशन डेरिवेटिव की। अब हमारे पास क्या हुआ, डेरिवेटिव की एक और डेफिनेशन आ गई। मतलब इससे क्या हुआ, कोई भी वेक्टर था आर, उसको हम क्या करते थे, घटक पद में मीन्स कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते थे, ऐसे अलग अलग करके। तो अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। पूरे का डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव एंड इसका डेरिवेटिव अलग से एंड इसका डेरिवेटिव अलग से, फिर उन सबका ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे का डेरिवेटिव मिल जाएगा घटक पद में। जी, हमें वो वाली फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है हर बार, जैसे कि हमने देखी थी एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी,
माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड डेल्टा टी। ये फॉर्म देखी थी ना हमने डेरिवेटिव की, ये किसी किसी केस में लगाएंगे, बट जरूरी नहीं कि हर केस में यही, कभी कभी हम यहीं से डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे जो कि इजी बन जाएगा। और ऑब्वियसली हम सभी चाहते हैं कि इजीली हमें सब कुछ काम हमारा इजी जितना हो सके हम उतना ही ट्राई करेंगे, क्यों हम कॉम्प्लिकेटेड में जाएं, इजी ही करेंगे। इसलिए हम ये भी लगा सकते हैं, वो कम यूज़ करेंगे बट करेंगे, एंड कभी कभी हम ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया वेक्टर्स का डेरिवेटिव। अब हम नया देखते हैं कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर मीन्स अचर सदिश। कांस्टेंट वेक्टर अचर सदिश। ओके, इसका मतलब हमें क्या करना है, ऐसा वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, मतलब परिमाण और दिशा दोनों हो। बट कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण व दिशा दोनों अचर हो, मतलब कांस्टेंट हो। कांस्टेंट या बोल लो फिक्स हो, फिक्स मतलब जैसे कि कोई वेक्टर है, हम परिमाण और दिशा दोनों होती है, बट ऐसे नहीं कि परिमाण उसका आज अब कुछ हो रहा है कल कुछ और हो जाएगा। चाहे हम आज देखें, चाहे कल देखें, चाहे परसों देखें, परिमाण उसका फिक्स ही रहेगा, वो होगा हमारा कांस्टेंट वेक्टर। एंड साथ के साथ दिशा भी फिक्स रहेगी। ऐसे नहीं है कि कभी जो इस डायरेक्शन में मूव करे, कभी इसमें, नहीं। अगर इसमें करे तो ऑल टाइम इसी में करेगा मूव, अगर किसी और डायरेक्शन में करे तो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो होगा हमारा कांस्टेंट वेक्टर। अगर आप कहें कि नहीं, अगर मान लिया कि परिमाण फिक्स है, मीन्स अचर है, कांस्टेंट है, बट दिशा मूव कर रही है, चेंज हो रहा डायरेक्शन, तो भी क्या कांस्टेंट वेक्टर होगा? नहीं। परिमाण और दिशा दोनों अचर होनी चाहिए, कोई एक अचर होने से काम नहीं चलेगा, वो होगा हमारा कांस्टेंट वेक्टर। अब हम देखेंगे कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव। अब हमने लिया कोई भी कांस्टेंट वेक्टर r, c मतलब कांस्टेंट। अब हमें क्या करना होता है कांस्टेंट वेक्टर के लिए? dr डिवाइड dt। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बताइए? मतलब क्या होता है, अब हमें फाइंड करना है कि ये क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट वेक्टर था, इसका डेरिवेटिव। अब हमें क्या पता है, जो हमें क्या प्रोसीजर क्या होता है हमारा, सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है ना, हम उसी से आगे फॉलो करते जाते हैं। जैसे हमें क्या पता है, परिमाण और दिशा दोनों फिक्स रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हमारा हमने वेक्टर लिया r वेक्टर, मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐड करें, वैल्यू हमेशा c ही रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट। मैंने लिया r वेक्टर, उसके अंदर मैंने ऐड किया डेल्टा r वेक्टर, वैल्यू क्या रही मेरी? c कांस्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि r वेक्टर था, उसके अंदर कुछ भी ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? c कांस्टेंट ही। अब हमें क्या करना होता है, हमें निकालना है डेल्टा r। जो c क्या था, किसके इक्वल आया? c की वैल्यू हम r वेक्टर लिख सकते हैं। c यहाँ पर हमारा पहले हमने क्या लिया, r वेक्टर लिया, किसके इक्वल? c के इक्वल। उसके बाद हमने उसके अंदर कुछ भी ऐड किया, छोटे से छोटा नंबर या बड़े से बड़ा नंबर,
तो भी वैल्यू कितनी आई, कांस्टेंट ही रही। अब हम लिख सकते हैं ऐसे, c किसके इक्वल था, r वेक्टर के, तो यहाँ पे लिख दिया c की जगह r वेक्टर। अब r वेक्टर से r वेक्टर कैंसिल, क्या बचा, डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव, मतलब dr वेक्टर डिवाइड्स dt निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल r वेक्टर डिवाइड्स डेल्टा t। अब डेल r वेक्टर ही जब 0 है तो उसको किसी से भी डिवाइड करेंगे, अगर 0 डिवाइड्स डेल्टा t तो भी क्या आएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या वैल्यू आई, जैसे इसकी वैल्यू ही जब 0 है तो लिमिट करें या कुछ भी करें तो 0 तो 0 ही रहेगा। मतलब कितना आया, वैल्यू ही 0 थी, इसकी लिमिट करने पर भी 0, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आया, 0। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा कांस्टेंट वेक्टर था r वेक्टर, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है। अचर सदिश का अवकलज 0 होता है। यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं इसको, अचर सदिश का अवकलज 0 होता है। ये हमारा हो गया कांस्टेंट वेक्टर एंड उसका डेरिवेटिव। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। शून्य लिख लो या शून्य सदिश लिख लो, क्योंकि हम सारी बात ही वेक्टर में ही कर रहे हैं। जो ये 0 था ये भी हमारा वेक्टर ही था एक। ओके, अब हम इसके आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे मान लिया हमारा एक वेक्टर था a, b एंड c। इसका हमारा पॉइंट लिख लो, दो सदिशों का योग का अवकलज। दो सदिशों के योग एंड अंतर का अवकलज। अभी तक हमने क्या किया, किसी एक सदिश का अवकलज देखा एंड कांस्टेंट वेक्टर का अवकलज देखा। अब हम देखेंगे दो अलग अलग सदिश हो तो उनका अवकलज क्या निकालते, कैसे निकालते हैं, क्या होता है। हमने लिया 3 वेक्टर है हमारे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कैसे है, जिनका अवकलज हो सकता है। ये तो जरूरी नहीं है कि हर वेक्टर का ही अवकलज हो, इसलिए हमने ऐसे वेक्टर लिए हैं जिनका अवकलज हो सकता हो। अवकलनीय सदिश है, सदिश एंड किसके फंक्शन है ये, टी के। मतलब वही लिख सकते हैं हम ए वेक्टर टी, बी वेक्टर टी एंड सी वेक्टर टी। ये सिर्फ हम समझने के लिए लिखते हैं ब्रैकेट में टी, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और हम मतलब समझ जाएं डायरेक्टली कि ये टी के फंक्शन है। ऑब्वियस समझ रहे हैं हम, ये क्या है, टी के फंक्शन। ये फंक्शन लिखा हुआ है, या इसको ऐसे लिख लो, पूरा लिख लो, या शॉर्ट में लिख लो फंक्शन। कहीं कहीं ये लिखा हो तो समझ जाना कि ये फंक्शन लिखा हुआ है। ओके, ये तीनों है टी के फंक्शन। अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमें देखना है कि किसके इक्वल होता है, डी ए वेक्टर डिवाइड्स डी टी प्लस डी बी वेक्टर डिवाइड्स
कोई दो सदिशों का अवकलज करें या एक सदिश का अवकलज एंड दूसरी सदिश का अवकलज करें, फिर उनको ऐड करें तो एक ही बात आएगी। एंड वैसे ही सदिशों का माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करके उसका डेरिवेटिव करें, या पहले इसका डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव करें एंड इसमें से इसको माइनस कर दें, तो एक ही बात है। मतलब ये प्लस एंड माइनस दोनों के लिए ट्रू है। इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं क्योंकि हमारी लाइन कम हो जाती है, एक में हम इजी समझ सकते हैं। ओके, अब ये तो आ गया, बट आया कैसे, इसका हमें प्रूफ तो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या, हमें रट्टा नहीं मारना, हमें समझना कि चीज़ें आई कैसे हैं ये। और आप लोग भी सोचते रहिए, हाँ सोचिए कि हाँ कैसे आया। अगर कुछ समझ नहीं आता तो पूछिए, इसको कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब तक हम सिर्फ रट्टा ही मारेंगे। तो हम रट्टा तो हम सारी ज़िंदगी मारते ही आए हैं, क्रैमिंग करते ही आए हैं, बट अब नहीं। तब इसको हम फर्स्ट हम क्या देखते हैं, हमने लिया एडिशन वाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसकी हमें, जैसे हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या देखी थी, हमने देखा था जैसे कि आर वेक्टर कोई भी मान लो फंक्शन था टी का, तो डी आर वेक्टर डिवाइड्स डी टी के लिए क्या करना है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल आर वेक्टर डिवाइड्स डेल टी, किसके इक्वल होगा ये, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड्स किसकी होगा, ये डेल्टा टी की। ये हमारी ऑब्वियस डेफिनेशन होती है वेक्टर के डिफरेंशिएशन की। अब इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि ए वेक्टर था, उसके अंदर कितना चेंज माना हमने, यहाँ पर हमारा फंक्शन था एफ, उसके अंदर जो टी था उसके अंदर हमने क्या चेंज किया, डेल्टा टी। अब यहाँ पर भी ए और बी चेंज फंक्शन है टी के, जैसे जैसे टी में चेंज होगा डेल्टा टी, वैसे जैसे ए वेक्टर में भी चेंज होगा कितना, डेल्टा ए, एंड बी वेक्टर में कितना चेंज, डेल्टा बी। मतलब हमें क्या लिखना था, जो फंक्शन है उसके अंदर कितना चेंज हुआ, वो क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, ए प्लस डेल्टा ए वेक्टर, एंड बी के अंदर कितना चेंज हुआ, बी प्लस डेल्टा बी वेक्टर। ओके, एंड माइनस ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ टी। हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसका हमें डेरिवेटिव अवकलज करना है, क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ओके, अब हम ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल कर सकते हैं एंड बी वेक्टर से बी वेक्टर कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचा, ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड डेल्टा टी। अब क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों के अपोन में है तो अलग अलग लिख सकते हैं हम इसको, डेल्टा ए वेक्टर डिवाइड्स डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी वेक्टर डिवाइड्स डेल्टा टी। दोनों अलग अलग हैं तो उनका पूरे के अपोन में है तो अलग अलग के अपोन में तो ऑब्वियसली होंगे। जैसे 3 + 2 डिवाइड्स 7 है तो हम इसको 3/7 + 2/7 लिख देते हैं, वही बात इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, अब तक हम वही मेन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव की। जैसे यहाँ पर इसको हम क्या लिखते थे, dr डिवाइड dt। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, dA डिवाइड्स dt। ओके, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, dB वेक्टर डिवाइड्स dt। यही तो हमें चाहिए था और वही हमारा आ गया।
मतलब हमने किया क्या है, किसी दो वेक्टर का एडिशन किया, फिर उसका डेरिवेटिव किया, वो किसके इक्वल आएगा, उस वेक्टर का डेरिवेटिव, दोनों वेक्टर का अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे तो वो इक्वल ही आएंगे। जैसे कि हमने इसको कैसे किया था, देखिए आप कुछ अगर डाउट समझ नहीं आ रहा तो, जैसे हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। मतलब जो कोई फंक्शन है हमारा जिसका डेरिवेटिव निकालना है, उसके अंदर कितना चेंज हुआ, फंक्शन था ओरिजिनल, उसके अंदर जो चेंज हुआ उसको लिखना है। ए वेक्टर फंक्शन था, उसके अंदर डेल्टा एफ वेक्टर चेंज हुआ तो पूरा लिखना है, ये फंक्शन के अंदर जितना चेंज हुआ वो पूरी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, पहले वाला एंड जो चेंज हुआ उनको ऐड करके। हमारा फंक्शन था बी वेक्टर, कितना चेंज हुआ, डेल्टा बी वेक्टर माइनस ओरिजिनल फंक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कैंसिल आउट हो गए, ए वेक्टर से ए वेक्टर, बी वेक्टर से बी वेक्टर, क्या बचा, डेल्टा ए वेक्टर प्लस डेल्टा बी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। उसके बाद इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब ये किसके इक्वल आया हमारा, डी ए वेक्टर। ये डेफिनेशन तो हम कितनी बार यूज़ कर चुके हैं, ये मेन डेफिनेशन ही थी हमारी डेरिवेटिव की, अवकलज की, एंड इसको हम लिख सकते हैं ये, तो ये क्या आ गया हमारा, इस डेरिवेटिव को हम ये लिख सकते हैं। जैसे हमने ये प्रूफ किया है प्लस के लिए, वैसे ही अगर हर जगह हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया प्लस की जगह माइनस कर दिया, फिर यहाँ पर माइनस कर दिया, सब जगह प्लस की जगह ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, तो वैसे ही माइनस का भी प्रूफ हो जाएगा। हमें सिर्फ डायरेक्ट समझना था तो इसलिए हमने देख लिया, प्लस का प्रूफ कर लिया हमने, वैसे ही सिमिलरली माइनस का हो जाएगा। तो आज वाली क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा आज वाली क्लास में वेक्टर, पहले तो हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तो कल वाली क्लास में ही देखा था। जैसे आज हमने देखा वेक्टर्स का अवकलज देखना है घटकों के रूप में, मीन्स कंपोनेंट्स के रूप में। जैसे डी आर वेक्टर डिवाइड्स डी टी था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डिवाइड डी टी आई कैप प्लस डी वाई डिवाइड डी टी जे कैप प्लस डी जेड डिवाइड डी टी के कैप के। ये हम लिख सकते हैं किसी वेक्टर का डेरिवेटिव करना है तो अलग अलग कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कांस्टेंट वेक्टर। अब अचर सदिश क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फिक्स हो, कांस्टेंट हो, वो होता है हमारा अचर सदिश। एंड अचर सदिश का अवकलज हमने क्या देखा, शून्य सदिश, मीन्स जीरो होता है। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज देखी है कि दो वेक्टर का, दो सदिशों के योग एंड अंतर का अवकलज कैसे निकाल सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर इनको प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में देखा है। अब जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम इनका फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने पहले थ्योरम भी करी थी, कुछ किया था, क्यों हमें इतनी याद हो जाएगी, वो समझ आ जाएगी कि हम प्रॉपरली इसको करेंगे। ओके, तो इसको आई होप आप सबको आज वाली क्लास समझ आई हो, बाकी इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए कल वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।